प्राचीन काल की बात है। एक बार माँ पार्वती शिव जी से कहती हैं कि क्यों ना हम पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए चलें, यानी कि घूमने के लिए चलें। तो शिव जी भी उनसे हाँ कह देते हैं और दोनों लोग पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आते हैं। वह दोनों सारा दिन घूमते हैं और जब शाम को अपने घर लौटने लगते हैं तो काफ़ी रात हो जाती है। इस पर माँ पार्वती शिव जी से कहती हैं, बोले क्यों ना हम इसी गांव में थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, हम रात में कहाँ जाएंगे, यहीं पर किसी घर में आराम कर लेते हैं। इस बात पर शिव जी कहते हैं, पार्वती यदि तुम कहती हो कि यहीं आराम करना है तो मैं गांव में किसी व्यक्ति से पूछ कर देखता हूँ, क्या कोई हमें अपने घर में आश्रय दे देगा। ये सब बात करने के बाद वह एक गांव में जाते हैं और वहाँ पर कई घरों पे जाके वह आराम करने के लिए पूछते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें अपने घर के अंदर आने का आज्ञा नहीं देता, यानी सभी लोग उनसे मना कर देते हैं। इससे शिव जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वह उदास होकर कहते हैं, पार्वती हमें कोई भी यहाँ रहने के लिए जगह नहीं दे रहा है, चलो हम अपने कैलाश पर्वत पर ही चलते हैं। तभी पार्वती जी को गांव के बाहर एक कुटिया दिखाई देती है जो कि फूस की बनी हुई थी। उस कुटिया में एक दिया जल रहा था जिसकी रोशनी अंधेरे में साफ दिखाई दे रही थी। तभी पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ एक बार मेरे कहने पर उस कुटिया में और पूछ लो, यदि वहाँ से भी कोई मना कर देगा तो हम अपने कैलाश पर्वत पर ही चलेंगे। तो भोलेनाथ पार्वती जी के बहुत कहने पर उस कुटिया के पास जाते हैं। कुटिया के पास जब शिव जी पहुँचे तो उन्होंने देखा कुटिया में एक युवा लड़का बैठा हुआ था जो कि आग पर ताप रहा था। तभी भोलेनाथ जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उस लड़के से कहा, अरे बालक, क्या हमें यहाँ पे रहने के लिए आश्रय मिल जाएगा। यह सुनने के बाद वह लड़का मुस्कुराया और कहा, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आइए आइए बैठिए। तभी भोलेनाथ बोले, मेरे साथ मेरी पत्नी भी है, वो भी यहाँ रुकेंगी। तभी वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों ही मेरी कुटिया में आराम कर सकते हैं। शिव पार्वती दोनों ही एक बूढ़े और बुढ़िया के रूप में थे। वह लड़का दोनों को पहचान नहीं पा रहा था। वह दोनों को अपनी कुटिया के अंदर लेकर जाता है और दोनों को साफ सुथरा बिस्तर देता है और कहता है, आइए अम्मा बैठिए, और दोनों को बिस्तर पर बिठा देता है। इसके बाद वह कहता है कि मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, और वह उस झोंपड़ी में से एक बर्तन निकालता है जिसमें कुछ चावल रखे हुए थे और उन चावलों को वह साफ करने लगता है। यह देखकर माँ पार्वती कहती हैं, जो कि एक बुढ़िया का रूप लिए हुए थी, वह कहती हैं कि लाओ बेटा, मैं खाना बना देती हूँ। ये कहने के बाद माँ पार्वती उसके हाथ से वह चावल ले लेती हैं और साफ करने लगती हैं। कुछ ही देर में माँ पार्वती उन चावलों से खिचड़ी बना के तैयार करती हैं। उस खिचड़ी को वह उन दोनों के पास लाती हैं और तीनों लोग उस खिचड़ी को खाने लगते हैं। तभी वह लड़का कहता है, मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी नहीं खाई, आखिर अम्मा आपने इसमें ऐसा क्या डाला जिससे ये खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट हो गई। तभी भोलेनाथ कहते हैं, बेटा अम्मा ने तुम्हारे लिए इसमें प्रेम डाला है, जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए था, इसलिए ये खिचड़ी तुम्हें इतनी स्वादिष्ट लग रही है। ये सुनकर वह लड़का मुस्कुराने लगता है और कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहें। ये सुनकर माँ पार्वती और भोलेनाथ दोनों ही मुस्कुराते हैं और फिर वह तीनों लोग आपस में बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में वह फिर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठने के बाद माँ पार्वती और भोलेनाथ जाने की तैयारी करते हैं। ये देखकर वह लड़का दुखी हो जाता है और कहता है कि पहली बार मेरे साथ इस कुटिया में आप दोनों रहे, नहीं तो मैं अकेला ही रहता हूँ।
मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहें। ये सुनने के बाद भोलेनाथ कहते हैं, नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें जाना तो होगा। ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि यदि मैं आपसे मिलना चाहूँ तो मैं आपसे कैसे मिलूँगा। तो भोलेनाथ कहते हैं कि तुम बस हमें मन से याद कर लेना, हम दोनों तुम्हारे पास आ जाएंगे। वह लड़का दुखी हो जाता है। तभी भोलेनाथ उस लड़के को कुछ कंकड़ देते हैं और कहते हैं, ये लो, इनको छुपा कर रखना, इनको ऐसी जगह रखना जहाँ इनको कोई भी ना देखे। वह उन कंकड़ों को अपने पास रख लेता है। माँ पार्वती और भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। वह लड़का उन कंकड़ों को अपने बिस्तर के नीचे दबा के रख देता है, जिससे उन्हें कोई ना देखे। अगले दिन जब वह उन कंकड़ों को देखता है तो वे कंकड़ मोती बन चुके थे। वह लड़का सोचने लगता है कि आखिर ये कंकड़ मोती कैसे बन गए। और तभी उसे याद आता है कि उसे तो गायों की देखभाल करने के लिए जाना है और वह गायों की देखभाल करने के लिए निकल जाता है। जब वह गायों को चारा डाल रहा था तभी उन मोतियों में से एक मोती गाय के चारे में गिर जाता है। जहाँ वह गायों की देखभाल करता था वहाँ एक महिला भी काम करने आती थी, जो कि गाय के चारे में उस मोती को देख लेती है और वह समझ जाती है ये मोती उस ग्वाले के पास से ही गिरा होगा। और वह उस मोती को रानी के पास लेके जाती है और वह रानी से कहती है कि आखिर उस ग्वाले के पास ये मोती आया कहाँ से। हो ना हो ये मोती उसने इस महल से ही चुराया होगा। लेकिन तभी रानी सोचने लगती है कि आज तक वह ग्वाला इस महल में नहीं आया और ना ही हमारे महल से कोई चोरी हुई है, तो ये मोती इस महल का नहीं हो सकता। उस महिला और रानी की बात राजकुमारी सुन रही थी। राजकुमारी सोचने लगती है कि जिस व्यक्ति के पास इतने सारे मोती हैं कि वह चारे में भी मोती गिरा रहा है, तो सोचो ना जाने उसके पास कितना खजाना होगा। और वह निश्चय करती है कि वह उस ग्वाले से ही शादी करेगी। और वह रानी से कहती है कि माँ, मैं उस ग्वाले से विवाह करना चाहती हूँ। रानी राजकुमारी को बहुत समझाती है, लेकिन राजकुमारी बात मानने को तैयार नहीं थी। तभी रानी राजा जी तक ये बात पहुँचाती है और राजा भी अपनी बेटी की जिद के आगे झुक जाता है और नौकरों को उस ग्वाले के पास भेजता है। ग्वाला शादी की बात सुनकर वो भी राजकुमारी से घबरा जाता है और वह कहता है कि मैं आपको बताऊंगा। और वह अपनी कुटिया में बैठकर सोचने लगता है और परेशान होता है कि वह क्या करे। उसके परिवार में तो कोई उसका अपना भी नहीं है जिससे वह पूछे कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे भोलेनाथ और पार्वती याद आते हैं। वह सोचता है कि वो अम्मा और बाबा ही मुझे कुछ उपाय बताएंगे और वह उन दोनों को याद करने लगता है। उस लड़के की अंतरात्मा की आवाज़ भोले बाबा तक पहुंच जाती है और वह कहते हैं, पार्वती, वो लड़का हमें याद कर रहा है और हमें जाना ही होगा। तुरंत ही वह दोनों बुढ़ा और बुढ़िया के भेष बना के वहाँ पहुँच जाते हैं। वह लड़का कहता है, आप आ गए, मैं बहुत परेशान हूँ। तभी वह सारी बात उन दोनों को बताता है। तभी भोलेनाथ कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। तभी वह लड़का कहता है, लेकिन कैसे, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है और मैं भोजन कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद वह दुखी होने लगता है। तभी भोलेनाथ कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक घर देखा है। और वह उसको उस घर पे लेके जाते हैं। वह घर एक महल की तरह लग रहा था। तभी माँ पार्वती कहती हैं, तुम खाने का निमंत्रण सभी को दे दो, तुम खाने की चिंता मत करो, मैं सभी के भोजन का प्रबंध कर दूंगी। यह बात सुनकर वह लड़का बहुत प्रसन्न होता है और शादी की तारीख आने पे वह पूरे गांव में भोजन का निमंत्रण दे देता है। उसके मुंह से निमंत्रण सुन के गाँव वाले हंसने लगते हैं कि इसके पास खुद के पास तो खाने के लिए कुछ है नहीं, ये हमें क्या खिलाएगा। और राजा तो पागल हो गया है जो अपनी बेटी का विवाह इस भिखारी से करना चाहता है। और वह जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वह सोचते हैं कि देख कर तो आए, आखिर ये करेगा क्या।
कहाँ पे खाना खिलाएगा हमको और क्या खिलाएगा, और हंसते हुए मजाक बनाते हैं। लेकिन जब वह उसके घर पहुंचते हैं तो वह उसके घर को देखकर चौंक जाते हैं। वह घर एकदम महल जैसा था। वह उसके अंदर जाते हैं तो भोजन का इतना अच्छा प्रबंध था कि वह तो सोच रहे थे कि ये सपना ही है, लेकिन वह सब हकीकत था। जो भी उसके घर से भोजन करके लौट रहा था वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहा था, और भोजन का स्वाद तो मानो खुद अन्नपूर्णा ने ही बनाया हो। राजा की बेटी का विवाह उस लड़के से हो चुका था। सारी विधियां संपन्न हो चुकी थीं। अब माँ पार्वती और भोलेनाथ वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे। वह ग्वाला दुखी हो गया और कहने लगा, आप मत जाइए ना, हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहिए। तभी भोलेनाथ कहते हैं, अब तुम्हारा विवाह हो चुका है, अब तुम अकेले नहीं हो। ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है, आप भले ही मेरा विवाह ना कराते, लेकिन आप दोनों मेरे साथ रहते। ये सुनने के बाद भोलेनाथ कहते हैं, अब हम कभी नहीं आएंगे, तुम्हें ये ज़िंदगी स्वयं ही संभालनी होगी। और आशीर्वाद देते हुए माँ पार्वती और भोलेनाथ हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं। वह लड़का आँखों में अश्रु रखे उन दोनों को देखता रह जाता है। ये थी माँ पार्वती और भोलेनाथ की एक कहानी। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।